Hello, dear students. Good afternoon to you all. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बेहतरीन, बहुत सही। कैसे हैं आप लोग? रिवीजन करके आए हैं? एज यूजुअल पावर ऑफ रिवीजन की बात हम करते हैं। चलिए, हाँ, वॉइस आवाज आ गई आप सभी को? क्या आवाज आ गई आप सभी को सही से? अब क्लियर है? चलिए बेटा, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पोर्शन कंप्लीट किया। अब यह चैप्टर है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं दिखेगी। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव एनालिसिस रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री। क्वालिटेटिव पीओसी से रिलेटेड है, किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट की पहचान करना क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहचान कौन? क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहचान लिया आपने, अब उसमें उसका परसेंटेज ज्ञात करना, कितना परसेंटेज है उस एलिमेंट का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितना, तो पहले है पहचान कौन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैं कितना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टार्ट किया जाए। चलिए बेटा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, उसमें सबसे पहले हम लोग डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा बहुत ध्यान से मेरी चीजों को समझना, बहुत ही इजी वे में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी, बहुत ही इजी वे में, ठीक है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी है, फिर एग्जाम के साथ एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कम समय में क्या रिवाइज करना है, उसका भी एक रिवीजन पैकेज है इसमें, ठीक है बेटा। तो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कंपाउंड, कंपाउंड हीटेड विद, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, heated with cupric oxide and produced vapor is passed through lime water or anhydrous copper sulfate. If lime water turns milky, it shows presence of CO2 या carbon. If anhydrous copper sulfate turns blue, then it shows presence of water or hydrogen. जैसे अगर मैं पहले इसको इजी वे में एक्सप्लेन करूं, थोड़े ध्यान से देखिएगा इसको। मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, हमें पता नहीं है अभी है कि नहीं है। हमने इसकी रिएक्शन जो कराई वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराई। छापा के ऑक्साइड है, छापा के ऑक्साइड है तो थर्मली लेस स्टेबल होंगे, नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, और इसमें जो उपस्थित अगर कार्बन और हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। अगर कार्बन है तो वो CO2 के रूप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन है तो वो H2O के रूप में ऑक्सीडाइज। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, यही एग्जाम के समय आपको रिवाइज करना है। H2O के रूप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन है या हाइड्रोजन है? CO2 H2O का पता कैसे करें? तो हमने अगर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो मिल्की सोल्यूशन मिलता है, मिल्की सोल्यूशन मिलता है, जो कि एक जो है टर्बिडिटी की तरह होता है, टर्बिडिटी की तरह होता है। तो हमें पता चल जाता है, क्या वीडियो नहीं आ रहा? वीडियो आ रहा है? ऑल क्लियर। तो हमें पता चल जाता है मिल्की सोल्यूशन आने का मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड है यानी वो किसको बताता है कि यस कार्बन होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड आया होगा। वीडियो में क्या दिक्कत आ रही है बेटा? वीडियो तो आ रहा है।
मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, 1 मिनट। क्या क्लियर है अब सब? जवाब दे। क्या सब क्लियर है बेटा? यस। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे नहीं पता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, मिल्की सोल्यूशन या टर्बिडिटी आ गई, तो बेटा क्या है बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, यानी वो कार्बन से आया है। अगर इसमें हमने एनहाइड्रस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दिया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डालने से क्या है, ब्लू कलर आ गया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं अलग से क्योंकि यही एग्जाम में आपको रिवाइज करना है। तो ब्लू कलर किसके कारण आया होगा? क्या ये हाइड्रेटेड हो गया होगा? क्या बोलते हैं इसको? ब्लू विट्रियल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यानी कि H2O है, और अगर H2O है तो मतलब क्या है, वहां पे हाइड्रोजन है। तो कंपाउंड की रिएक्शन जब हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराया तो CO2 और H2O बना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका CaCO3 जो है मिल्की, और H2O की रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो कॉपर सल्फेट .5H2 मिलता है। ये सारी चीजें, लेकिन आप इसको याद रखिए, ये जो मैंने लिखा है। तो ये हमने कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर दी। आगे बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, यही बन गया कि बताइए नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन का डिटेक्शन किससे करते हैं? तो आंसर क्या है, लेसाइन टेस्ट। पहला क्वेश्चन ये बन गया, यानी लेसाइन टेस्ट से नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन का टेस्ट होगा। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा प्रिपरेशन, कैसे लेसाइन सोल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, यह आपके सामने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके भी मैं दिखा रहा हूं। पहले देखिए क्या होता है बेटा, आप भूल जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे एक हमने कैपिलरी ट्यूब ले ली, ये कैपिलरी ट्यूब है, बहुत थिन कैपिलरी ट्यूब होती है, प्रैक्टिकल ऐसे किया जाता है लैब में। इस प्रैक्टिकल में हम कैपिलरी ट्यूब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और इसी में हमने सोडियम रख लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम को इस कैपिलरी ट्यूब में हमने ले लिया। अब इसको हम लोग गर्म करना शुरू करते, देखो यहाँ गर्म हो रहा है बेटा, गर्म करते जाते हैं, तब तक गर्म करते जाओ जब ये पूरा रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट हो जाए। रेड हॉट हो गया, एकदम लाल लाल एकदम दिखने लग गया, रक्त तप्त रेड हॉट हो गया, और इसे हम बोलते हैं इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब के नाम से बोलते हैं इसको, जिसमें हम लोग सोडियम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, और रेड हॉट इग्निशन ट्यूब हो गया। फिर एक बाउल लिया, बाउल जिसमें क्या है, वाटर है, डिस्टिल वाटर है, ये हमने इसको गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, एकदम रेड हॉट हो गया। इसको फिर हमने उस बाउल में पानी के साथ तुरंत डाल दिया, रेड हॉट में डाल दिया, और डाल के इसको क्रश्ड कर दिया। क्रश्ड मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्रश्ड कर दिया। जैसे मॉर्टर और पेस्टल से अपन आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाते हैं, उसी तरह से हमने इसको क्रश्ड कर दिया। ठीक है, अब उसको क्रश्ड करने के बाद, क्रश्ड करने के बाद उसमें ग्लास मटेरियल भी चलाया। तो हमने क्या किया, उसको छान लिया। छानने के बाद उस जो क्रश मटेरियल जो आया उसके बाद उसको बॉयल किया, बॉयल कर लिया अच्छे से, फिर उसको हमने छान लिया। छानने के बाद ग्लास मटेरियल तो यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पर ये सोडियम एक्सट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। ये सोडियम एक्सट्रेट जो यहाँ पे नीचे आया फिल्ट्रेट, वो है सोडियम एक्सट्रेट, इसी को बोलते हैं सोडियम एक्सट्रेट। तो नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसाइन टेस्ट। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम, क्या रहा प्रिंसिपल मोटो, क्या रहा, इतनी मेहनत क्यों करी गई? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा जो भी है, हेलोजन जो भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, वो आयन के टेस्ट आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो जब हमने उसको रेड हॉट किया तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए, वो एलिमेंटल स्टेट में आ गया, फिर सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या होगा बेटा, वह आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी दूसरा क्वेश्चन यहां बन गया कि कोवेलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म।
कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट इनटू आयनिक और आयंस बन गया, तो बेटा क्या होगा, वो आप टेस्ट देंगे बाय फ्यूजिंग द कंपाउंड विद सोडियम मेटल। रिएक्शन क्या क्या हुआ बेटा ध्यान से देखना, यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, जहां स्टार है वो क्वेश्चन है। वो कहेगा कि जब सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन का डिटेक्शन किस फॉर्म में, सल्फर का डिटेक्शन किस फॉर्म में, हेलोजन का डिटेक्शन किस फॉर्म में। तो नाइट्रोजन जो है वह NaCN के फॉर्म में कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बन NaCN के फॉर्म में। सल्फर जो है वो Na2S के फॉर्म में, हेलोजन जो है वो NaX के फॉर्म में। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, जहां X इक्वल टू ClBrI कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम तो यानी या पहला क्वेश्चन लेसाइन टेस्ट से क्या करते हैं, NSX सोडियम वो के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन का डिटेक्शन होता है। उसके बाद क्या हुआ, कोवेलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म। तीसरा क्या है, नाइट्रोजन NaCN के फॉर्म में, सल्फर Na2S के फॉर्म में और हेलोजन NaX के फॉर्म में। और जो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन जो है वो कहां से आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। पहले मैंने डिटेल्ड यहाँ पे समझाया है, फिर इसको समरी रिवीजन पैकेज भी आपके सामने आएगा। तो टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, पहला क्वेश्चन है, जैसे ही नाइट्रोजन आएगा लेसाइन टेस्ट में आपको ये याद आना चाहिए कि यस NaCN के साथ रिएक्शन होने वाला है। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बॉयल विथ FeSO4, यानी ये Fe+2 के साथ, ये रिएक्शन आपको रटना नहीं है, जो मैं बताऊंगा लास्ट में उसी को समराइज करना है। which gives sodium hexacyanoferrate। नाउ ये भी नहीं याद रखना है आपको बेटा, मैं बता रहा हूं। नाउ few drops of FeCl3, जब हमने इसमें डाला तो क्या प्रशियन ब्लू, ये आपने पढ़ा है, टर्नबर्न ब्लू एंड प्रशियन ब्लू दोनों पढ़ा है आपने। प्रशियन ब्लू कलर होता है जो किसके कारण होता है, फेरिक फेरोसाइनाइड के कारण, फेरिक फेरोसाइनाइड के कारण, दैट शो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, फेरिक फेरोसाइनाइड या फेरिक फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं बेटा, दोनों सही है। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है, इसके बनने के कारण होता है। चलिए ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर आ गया, हाँ 4 और 3 का जो होता है बेटा ये क्या है, प्रशियन ब्लू। तो यानी कि हमें क्या है, नाइट्रोजन का पता चल गया। अभी मैं इसको बेटा इसको रटना नहीं है, जो मैं कहूंगा उसी को याद रखना है। अगर सल्फर है कंपाउंड में तो सल्फर किस फॉर्म में, सबसे पहला क्वेश्चन Na2S के फॉर्म में, सल्फर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Na2S। सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसमें क्या है Na2S है, जब एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट के साथ उसमें ऐड किया जाता है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब हमने ये लेड एसीटेट लिया तो PBS का ब्लैक PPT मेरा, ये सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हो बेटा, सब इनऑर्गेनिक पढ़ी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है आपकी, PBS का ब्लैक PPT बनता है। दूसरा टेस्ट है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, या नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, इसमें क्या है Na2S है, और इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं Na2FeCN का होल 5NO, जो क्या है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, तो जो NO है वो किसमें बदल जाता है, NOS में बदल जाता है। यानी ये जो सल्फर है, ये जो सल्फर है लेड एसीटेट के साथ किसमें चला गया बेटा, ये PBS, और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ क्या है, NOS में कंपाउंड बदल जाता है, जो एक वायलेट कलर देता है। वायलेट कलर मिल गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें सल्फर है, जिसमें Na4FeCN का होल 5NOS, NO जो है वो NOS में बदल जाता है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो हमने किसका डिटेक्शन पढ़ लिया, नाइट्रोजन और सल्फर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, अगर मान लीजिए कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों में है, तो वो क्या होगा, सोडियम के साथ क्या बना लेंगे, NaCN का फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCN का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, देन दे फॉर्म सोडियम थायोसाइनेट इन सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बना लेंगे, सोडियम थायोसाइनेट बना लेंगे। अब हमने क्या किया, हम जा रहे थे FeCl3 ऐड करने ताकि प्रशियन ब्लू मिले, लेकिन जैसे ही हमने इसमें Fe+3 यानी FeCl3 किया तो वो ब्लड रेड कलर मिलने लग गया। During test of nitrogen in place of Prussian blue, we got blood red color of ferric thiocyanate. फेरिक थायोसाइनेट का क्या है, ब्लड रेड कलर मिलने लग गया। तो हमें चाहता था कि हमें प्रशियन ब्लू मिले, लेकिन हमें क्या मिलने लग गया, ब्लड रेड कलर मिला। तो हमें क्या हुआ, टेस्ट नहीं मिला, किसका टेस्ट नहीं मिला,
नाइट्रोजन का टेस्ट हमको पता नहीं चला। तो बेटा ध्यान से सुनना, तो हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो एक सावधानी रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सोडा एक्सट्रैक्ट है उसमें एक्सेस में सोडियम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, सोडियम विच डिकम्पोजेस सोडियम थायोसाइनेट, वो सोडियम थायोसाइनेट को डिकम्पोज, मान लो अगर सोडियम थायोसाइनेट बन गया, उसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों हैं, तो हमने एक्सेस में क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, वो डिकम्पोज कर देगा NaSCN को, किसमें, Na2S और NaCN में, और वो अपना टेस्ट देने लग जाएंगे, यूजुअल टेस्ट देने लग जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? चलिए अगला जो है वो है टेस्ट ऑफ हैलोजन। इन सभी को मैं समराइज करूंगा। बिफोर द टेस्ट ऑफ हैलोजन, अब याद रखना, टेस्ट ऑफ हैलोजन जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, आपको याद आना चाहिए किस फॉर्म में होता है, NaX के फॉर्म में होता है, NaX के फॉर्म में। Before the test of halogen, sodium extract is boiled with concentrated HNO3। पहले हम उसको बॉइल्ड करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 से, उसके बाद रिएक्शन कराते हैं। क्यों कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पहले साथ रिएक्शन, टू डिकम्पोज द Na2S एंड NaCN इन द फॉर्म ऑफ H2S एंड HCN। मान लीजिए आप हैलोजन का डिटेक्शन करने जा रहे हैं और उसमें मान लीजिए नाइट्रोजन भी उपस्थित है, सल्फर भी उपस्थित है और हैलोजन भी उपस्थित है, तो नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो क्या बना लेंगे, Na2S और NaCN बना लेंगे, Na2S और NaCN बना लेंगे। और पता चल रहा है कि हम बाद में AgNO3 डाल रहे हैं ताकि हमको AgX का PPT मिले, जिस PPT के कलर से हम बता देंगे कि उसमें कौन सा हैलोजन है। लेकिन Na2S और NaCN के कारण उसमें सल्फाइड और साइनाइड आयन भी प्रेजेंट होंगे, वो आयंस क्या है, उससे रिएक्ट कर सकते हैं और अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो हमें क्लियर AgX का PPT पता नहीं चलेगा, इसीलिए प्रिकॉशंस के रूप में पहले हम उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, उसको बॉयल करते हैं, तो Na2S जो है वो H2S में और NaCN जो है वो HCN में चेंज होगा, गैसेस फॉर्म में बाहर निकल गया। अब क्या बच गया, केवल क्या NaX बचा, क्या जवाब दो। अब जो ये NaX है ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और AgX का PPT मिलेगा। ये PPT का जो अपना कलर है उससे हम पता कर लेंगे कि बताइए हमें कौन सा हैलोजन है उसमें। मान लीजिए हमने AgX का जो PPT मिला है वो व्हाइट PPT मिला है, व्हाइट PPT मिला है। व्हाइट PPT मिलने से हमें ये पता चल गया कि जो हैलोजन है उसमें कौन सा होगा, वह क्लोरीन है, उसमें क्लोरीन है। अगर हमें पेल येलो PPT मिला तो वो AgBr है, या येलो PPT मिला तो AgI है। और पेल येलो और येलो PPT में हम क्लियर नहीं बता सकते, उसमें कलर में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं होता है कि वो AgBr का है कि AgI का है। तब हम उसमें क्या डालते हैं, NH4, ये सब आप पढ़ चुके हो, NH4OH ऐड करते हैं, तो AgCl जो होता है व्हाइट PPT तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर जो येलो PPT आया है, पेल येलो या येलो आया है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH है, तो पता चल जाता है कि वो हेलोजन कौन सा है, वो Br वाला हेलोजन है। और अगर इनसॉल्युबल होता है, PPT सॉल्युबल ही नहीं होती है, तो पता चलता है कि जो हेलोजन है वो क्या है बेटा, यहाँ पे आयोडीन है। इस तरह से हम इसका डिटेक्शन कर लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया बात हेलोजन की। अब ये देखो बेटा, AIPMT प्री में क्वेश्चन आया है 2011 में, जरा जवाब देना कि द रेसाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर द हेलोजन, व्हाई, क्यों। पहले HNO3 के साथ बेटा क्वेश्चन आया है, समझ में आया, ताकि अगर Na2S और NaCN अगर बन जाए तो क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए किसमें, H2S और HCN में और बाहर हो जाए, ताकि NaX का क्या हो, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके, यानी NaX प्रॉपर रिजल्ट दे सके और हमें हेलोजन का पता चल सके। तो आंसर क्या बेटा, 1। चलिए, टेस्ट ऑफ फास्फोरस ये अलग है। कंपाउंड देखो, ये भी बहुत ही, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिलेंगे लिखे हुए, लेकिन आपको उसको याद नहीं रखना, जो मैं बताऊंगा वही याद रखना है। कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2A2 के साथ कंपाउंड को हमने हीट किया, जिस कंपाउंड में क्या है, फास्फोरस है। तो सो द फास्फोरस इज कंपाउंड इज कन्वर्टेड, सो फास्फोरस इन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू फास्फेट, जो कि क्या है, फास्फेट में चेंज हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2O2 के साथ रिएक्शन के बाद।
जिसका हम अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो बेटा क्या होता है, कैनरी येलो पीपीटी या कैनरी येलो कलर जो है वह मिलता है किसका, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का। और अगर कैनरी येलो कलर आ गया, केवल यही याद रखना है, तो बेटा समझ लेना कि उसमें क्या है, फास्फोरस। ठीक है, तो ये मैंने एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ाया। अब यहाँ क्या लिखा है बेटा, इतना पढ़ाने के बाद जो अब मैं बताने जा रहा हूं यही आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करना है, यानी रिवाइज बिफोर नीट, और यही पढ़ना भी है। ठीक बेटा, यही पढ़ना है। अब ध्यान सुनना क्या है, अगर मैंने लिखा इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, बेटा बताओ सुनो, क्वेश्चन है, सारी चीज मैं इसी में समरी कर दूंगा। जैसे नाइट्रोजन आया आपको याद आना चाहिए क्या, यस NaCN के फॉर्म में। तो यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट है आपके सामने, तो बेटा सबसे पहले हमने इसमें FeSO4 डाला, सबसे पहले उसमें हमने FeSO4 डाला, फॉलोड बाई Fe+3, तो प्रशियन ब्लू कलर मिला, यानी क्या इसमें नाइट्रोजन है। बेटा हो गया, इतना ही है, जितना मैंने पढ़ाया उसको इतने में ही मैंने आपको समराइज किया है। लेकिन एक बात याद रखना, NaCN बनने के लिए, NaCN बनने के लिए क्या कार्बन की भी जरूरत पड़ेगी, जवाब दो। क्या NaCN बनने के लिए क्या इन तीनों की जरूरत पड़ती है क्या, जवाब दीजिए। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन टेस्ट। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एटम इज इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन टेस्ट, यानी जिसमें कार्बन नहीं है वह टेस्ट नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, दिस इज बिकॉज बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इसेंशियल टू फॉर्म साइनाइड आयन। क्या मेरी बात क्लियर आया, तो हाइड्रोजन जो है ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि वो भाई लेसाइन टेस्ट तो तभी होगा ना जब साइनाइड आयन बनेगा, साइनाइड आयन बनेगा तभी तो मिलेगा ना प्रशियन ब्लू। अगला है इफ सल्फर इज प्रेजेंट, तो जैसे ही सल्फर आया आपको क्वेश्चन आ गया Na2S के फॉर्म में, ये याद होना चाहिए। तो लेड एसीटेट के साथ ये ब्लैक पीपीटी बना रहा है PbS का, और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ ये वायलेट कलर आ रहा है। बस खत्म, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट, तो क्या बना लेता है बेटा, सबसे पहले अगर दोनों हैं तो बनता है NaSCN। और बताओ NaSCN जब हमने Fe+3 डाला तो क्या फेरिक थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर बना। तो जरा बताओ प्रिकॉशन के रूप में हमें क्या करना होगा, जवाब दीजिए, क्या करना होगा, लिखे बेटा आप क्या कर रहे हैं हम इसमें। आयुषी ने गलत जवाब दे दिया है, आयुषी आपने गलत दे दिया जवाब। यस, सोडियम एक्सेस में डालते हैं, बाकी सभी ने सही जवाब दिया है, आयुषी जल्दी में आपने थोड़ी गलती कर दी। NaSCN सोडियम एक्सेस के साथ रिएक्शन करेंगे, आयुषी करेक्ट करके वापस से लिखो। NaSCN के साथ सोडियम एक्सेस में डालेंगे तो वो क्या है, डिसोसिएट हो जाएगा Na2S और NaCN। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान है। वेरी गुड आयुषी। चलिए अब, हाँ ये चीजें हमने आपको बता रखी है, ठीक है, हमें ये करना है। अगला है इफ हेलोजन इज प्रेजेंट, हेलोजन जैसे ही आया वैसे आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म में हेलोजन, बेटा बताओ, NaX के फॉर्म में। पहले हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराया ताकि H2S और HCN बाहर हो जाए, ठीक है बेटा, और उसके बाद हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और जो पीपीटी मिलता है हम आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं पहले, व्हाइट पीपीटी, AgCl, पेल येलो, AgBr, येलो, AgI, स्पेरेंगली सॉल्युबल, तो Br, इनसॉल्युबल तो I, और सॉल्युबल है तो वो Cl, इसको रिप्रेजेंट करता है। और इफ फास्फोरस प्रेजेंट, तो कंपाउंड की Na2O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फास्फेट बनता है, इसमें अमोनियम मॉलिब्डेट इन HNO3 के साथ जब हम उसको हीट करते हैं तो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। अगर आपको ये याद नहीं होता अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का क्या फार्मूला है तो कोई उसको भी आप लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। कैनरी येलो और पीपीटी प्राप्त होता है, कैनरी येलो कलर या पीपीटी प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। क्या मेरी बात क्लियर, क्या हुआ सरोज बेटा, जवाब दीजिए, लास्ट स्लाइड में क्या है, सरोज बताए बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, तो
ये सारी चीजें आपको, ये अब ये दो जो मैंने आपको ये सामने ये जो 2 पेज बताए हैं, हाँ सेकेंड लास्ट वाला क्या बेटा, जवाब तो दो, लिखो उसमें क्या से कौन सा रिएक्शन, जल्दी लिखें। हाँ तो ये आप इन सब चीजों से सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, रिवाइज, ये 2 पेज ही आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है बेटा, कलर देख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सारी चीजों को रिवाइज कर लिया कि क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस, पहचान कौन। अब मैं कितना, अब फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, ध्यान सुनना। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, बहुत ही इजी वे में मैं इसको आपको रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा समझाऊंगा फिर की पॉइंट बताऊंगा, जैसे 2 पेज में वो समराइज किया वैसे 1 पेज में ये भी समराइज हो जाएगा आपका, 3 पेज में आपका खत्म हो जाएगा बेटा सारा का सारा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जैसे आता है वैसे आता है, मेथड का नाम है लीविंग मेथड। पहला क्वेश्चन यही बन गया, लीविंग मेथड से किसका एस्टिमेशन किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सैंपल इन प्लेटिनम बोर्ड, यानी सैंपल लिया, ये हमने यहाँ पे सैंपल लिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट है W ग्राम, ये हमने इसका W ग्राम ये ले लिया, ठीक है। अब वही है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, प्योर ड्राई ऑक्सीजन भी इसमें डाल दिया एक्सेस में, तो अगर कार्बन होगा तो वो CO2 में, और अगर आपका यहाँ पर ये सारी चीजें, इसको एक चीज यहाँ पे और भी लिख सकते हो, लास्ट में समराइज कर देता हूँ कि जो आपका नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन सारा समरी है, तो इसको यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। तो कौन सा टेस्ट है बेटा, जब ये यहाँ पे क्या हो गया, लेसाइन टेस्ट हो गया, ठीक है बेटा, अभी आपका परफेक्ट समरी हो गया। हाँ तो हमने क्या बेटा, इसमें हमने अगर कार्बन होगा तो CO2 के फॉर्म में, और हाइड्रोजन होगा तो H2O के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये मैंने यूट्यूब ले लिया यहाँ पे, यूट्यूब, वो यूट्यूब नहीं जो आप बता रहे हो इंटरनेट पे चलाते हो वीडियो, वो वाली बात नहीं है, ये हाँ यू शेप का ट्यूब है बेटा, ठीक है बेटा। हाँ तो ये क्या है बेटा, दिस इज द, और इसमें हमने एक में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, और एक में हमने KOH सोल्यूशन डाल दिया, किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड KOH डाल दिया आपके सामने। अब बेटा ध्यान से बताओ, जो इसमें CO2 और H2O इस रिएक्शन के हिसाब से जो नीचे लिखा हुआ है, जो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives X CO2 plus Y by 2 H2O, CO2 और H2O जो बना है। अब बताइए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है, एनहाइड्रस है, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब H2O, ये H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। कंप्लीट कंबस्टन ने पढ़ा था, बेहतरीन। KOH क्या है, बेस है। CO2 क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, क्या बना लेगा बताओ, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी ये क्या होगा, दिस एब्जॉर्ब, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही से बेटा, ये होगा एब्जॉर्ब CO2, इसमें क्या हुआ, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, माना जो आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था, उसका मास था M, कैपिटल M, उसका मास था कैपिटल M, ध्यान सुनना बेटा, उसमें H2O एब्जॉर्ब हो गया तो मास बढ़ गया, मास अब उसका जो हो गया वो चेंज हो गया, किसमें, कैपिटल M डैश में चेंज हो गया, ध्यान सुनिए, कैपिटल M डैश हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कितना H2O एब्जॉर्ब हुआ, उसका मास कैसे पता चलेगा, जवाब दो, मास ऑफ H2O कैसे पता चलेगा, कितना एब्जॉर्ब हुआ। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब, आपने एकदम सही बोला सर, M डैश माइनस M कर दीजिए तो स्मॉल m ये जो बन के आ रहा है, क्या यही मास ऑफ H2O होगा कि नहीं होगा, जवाब दीजिए। वेरी गुड, उस इसी प्रक्रिया से हम CO2 के बारे में भी पता कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा मास ऑफ CO2 पता चल जाएगा, KOH का माइनस एब्जॉर्ब के बाद,
उनका डिफरेंस एब्जॉर्ब माइनस क्यूएच का जो इनिशियल था वेज मास, और उससे हमें मास ऑफ CO2 पता चल जाएगा। तो हम यहां से मोल कंसेप्ट का यूज करके परसेंटेज निकाल लेंगे। कैसे, ध्यान से सुनना आप। तो ये लीविंग मेथड है, ये मैंने केवल एक में कैलकुलेशन किया है, बाकी सब मैं आपको की पॉइंट से समझा दूंगा कि इफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W ग्राम, ये W ग्राम लिया है, एंड मास ऑफ H2 एंड CO2 प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल m ग्राम है, तो लगाओ मोल कंसेप्ट। एक मोल H2O का मास जो होता है 18 ग्राम होता है, जिसमें 2 क्या होते हैं, H होते हैं, यानी 2 ग्राम होते हैं। तो लगाइए चूंकि मेथड, चूंकि 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सब पढ़ चुके हो आप, मोल कंसेप्ट में आप पढ़ चुके हो सब। तो m ग्राम ऑफ H2O कंटेन 2/18 इंटू m ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अगर W क्या है, यह जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है मास है, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय W इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जवाब दीजिए। हाँ, मास ऑफ किसका, मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए, क्या वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो आपके सामने लिया है मैंने, ये क्या है बेटा, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, याद करने का तरीका, ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो यहाँ नीचे है वही यहाँ ऊपर है, यानी 18 नीचे है तो m मास ऑफ H2 क्या होगा, ऊपर होगा। इससे आप इन चीजों को देख सकते हो। चलिए, अब ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब अपन एक तरीका निकालते जा रहे हैं जिसमें कार्बन का परसेंटेज बिना हम इस कैलकुलेशन से निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से देखिए बेटा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। ये याद होना चाहिए कि जिस एलिमेंट का हम लोग एस्टिमेशन करने जा रहे हैं वह किस फॉर्म में बनता है रिएक्शन करके, ये बस मुझे पता हो तो हम सारा काम कर लेंगे। कैसे बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने हाइड्रोजन के बारे में कहा तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर हाइड्रोजन जो है, यस, क्या बनाता है, H2O के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब बताओ, अब बताओ H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हो गया। H2O का मास कितना हो गया, 18 हो गया। बस इतना ही पता है तो आप सारा जवाब दे दोगे। तो आपको करना क्या है, 2/18 इसको डिवाइड कर दो, 2/18, तो ये वैल्यू आ गई क्या, 2/18 आ गई। और ये जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे सभी में ये कॉमन रहेगा, m/w इंटू 100 सभी में कॉमन रहेगा, सभी में कॉमन करना है, आप अपने आप फार्मूला बना लोगे। तो ये m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, जवाब दीजिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका H2O का मास, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। बन गया बेटा, फार्मूला बन गया, ऐसे ही बनाना है। चलिए आइए कार्बन का फार्मूला बनाकर देखते हैं, जवाब दीजिए बेटा। ये जैसे आपके सामने है, मान लीजिए कार्बन है, तो आपको कार्बन का किस फॉर्म में, कार्बन, वेरी गुड, बेहतरीन, सिफत ने तो सीधे लिख दिया है। कार्बन किस फॉर्म में बेटा, बताइए, ये CO2 के फॉर्म में। कार्बन का मास कितना है, उसमें एक ही कार्बन है 12 है, और ये कितना है 44 है। तो करना क्या है, डिवाइड कर दो 12/44, m/w इंटू 100 सब में कॉमन है। ये मास किसका है, ये CO2 का है। ये क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या बहुत आसान लग रहा है, जवाब दीजिए। बहुत इजी लग रहा है, यस, आप ऐसे जवाब दे सकते हो। चलिए आइए इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं। 0.3960 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे लिखा आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या है, W दे रखा है। ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबस्टन गिव 0.792 ग्राम CO2 एंड 0.324 ग्राम ऑफ H2O। यानी ये किसके बारे में दे रखा है, क्या ये स्मॉल m दे रखा है, जवाब दीजिए, ये स्मॉल m दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या आपने सीधे जवाब दिया, CO2 की अगर उसने बात करी है तो आपने सीधे C इजिकल, ये CCO2 12/44 और m/w इंटू 100 क्या है, इसमें आपको कॉमन कर देना है। यानी क्या है, ये आपने लिखा वेट ऑफ CO2 अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड। न्यूमेरिकल आपको खुद करना है, मैं वैल्यू रखना मैंने आपको बता दिया। तो क्या m की मास, m CO2 क्या है 0.792 अपॉन
0.3960 इंटू 100, ये आंसर आ गया। ये आपको खुद करना है बेटा, ये आपको खुद करना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ, कैलकुलेटर से नहीं करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये बात याद रखना। चलिए, अच्छा बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो कैसे बताओ, फार्मूला क्या बनाओगे? 2H2O हो जाएगा 2/18, 2/18 लिखो, आ गया बेटा, सीधे आ गया। आपकी सोच है जो फ्लाइंग करते हुए आ रही है। M की वैल्यू पता है, W की वैल्यू पता है, आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। अब देखो, एक ही पेज में मैं सारा चीज आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इसका नाम क्या है? इसे हम लोग कैरियस मेथड बोलते हैं, कैरियस मेथड। अब हेलोजन का एस्टिमेशन कैसे करना, बेटा ध्यान से सुनना। हेलोजन जो होता है वह एजीएक्स के फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में, पीपीटी के फॉर्म में हम पता करते हैं। तो हेलोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू एजीएक्स, एजीएक्स बाय हीटिंग विद फ्यूमिंग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3। तो बताओ क्या करना है? क्या x अपान AgX कर दे? बोलो, x अपान AgX कर दे, मास ऑफ x अपान मास ऑफ AgX। यस, ये देखिए बेटा, एटॉमिक मास ऑफ x अपान मोलर मास ऑफ AgX, और m/w इंटू 100 कॉमन है। सर इस बार आपने इनकी वैल्यू क्यों नहीं रखी? इसलिए नहीं रखी क्योंकि हेलोजन बदल दोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। जहां m है, ये मास ऑफ किसका है? AgX, और w क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आप अपने आप बनाना सीख गए क्या? जवाब दीजिए। अगला एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर, इस मेथड को भी क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियस मेथड बोलते हैं। ये भी क्या हमारा कैरियस मेथड है। अब ये याद होना चाहिए, सल्फर किस फॉर्म में? BaSO4 के फॉर्म में है, रिएक्शंस होगा उसके बाद बनेगा, लेकिन वो सब आपको याद नहीं रखना है। अगर आपको पढ़ना तो एक बार मॉड्यूल में पढ़ना, सारा रिएक्शन लिखा हुआ है वहां पे, आपको बस इतना याद रखना है, सल्फर किस फॉर्म में? BaSO4 के फॉर्म में। तो बताओ बेटा क्या होगा? आप क्या मैं यहां लिख सकता हूं, ये सल्फर, बेटा इधर देखो, सल्फर BaSO4, बस यही याद रखना है। BaSO4 में एक सल्फर है, मास 32, BaSO4 का मास कितना है? 233। क्या करोगे? क्या डिवाइड कर दोगे? डिवाइड कर दिया, 32 डिवाइडेड बाई 233, m/w इंटू 100, ये मास किसका हो गया है? ये हो गया BaSO4 का। जो नीचे की वैल्यू है यही इधर वही ऊपर जाएगी, और जो क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चलो नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस। ये भी कौन सा मेथड है? ये भी कैरियस मेथड, कैरियस मेथड। फास्फोरस इज एस्टिमेटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। अगर कल कोई और दे देता है किसी और फॉर्म में, ठीक है बेटा, जैसे बोल दिया अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में, मेरी बात सुनो, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में, तो फिर वहां अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का मास लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दोनों दे रखा है, Mg2P2O7 भी दे रखा है, और अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट भी दे रखा है। तो आपका होमवर्क है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट वाला खुद से पढ़िएगा। क्या कर लेंगे? जवाब दीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया चीजों को आसान करने का। तो अब यहाँ का क्या करना है बेटा? सिंपल से ही बात क्या है कि यहाँ पे देखें, फास्फोरस जो है वो हो गया आपका Mg2P2O7। कितने फास्फोरस है इसमें? 2 है, तो 2 कर लो। 2 फास्फोरस का जो मास होता है वो कितना होता है? 62। Mg2P2O7 का आता है 222, डिवाइड कर दो, 62 डिवाइड बाई 222, आ गया आंसर। M क्या है? दिस इज द रिलेटेड टू Mg2P2O7, और ये क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आसान है कि बहुत ही आसान है? जवाब दिए सारे स्टूडेंट्स, अपना कमेंट लिखें। मैंने आपसे बोला था कि मैं बाद में आपसे आपकी राय लूंगा, ठीक है? ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़िए। तो इस तरीके से समराइज कर दिया मैंने। अब आइए न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन आ गया मतलब x अपान AgX इंटू m/w इंटू 100। ये तुरंत आपको तो एग्जाम में इतना फास्ट काम होना चाहिए, मास ऑफ x अपान मास ऑफ AgX। तो
0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये क्या दे रखा है, ये W दे रखा है, ये W दे दिया। 0.12 ग्राम ऑफ AgBr, यानी ये क्या दे रखा है, मास दे दिया, M/W पता चल गया। तो बताइए कैसे वो X/Agx, तो ये हमने ये फार्मूला तुरंत निकल के आया। मोलर मास ऑफ AgBr, ये वैल्यू दे रखी होगी एग्जाम में, आपने निकाल लिया 188 ग्राम पर मोल, और उसमें 80 ग्राम ब्रोमीन है, ब्रोमीन 80 ग्राम है। तो क्या लिखोगे बेटा, क्या सीधे आ गया 80/188 इंटू M/W इंटू 100, क्या आंसर आ जाएगा, जवाब दीजिए भाई, इनमें जवाब दीजिए, चीजें बहुत आसान है। नेक्स्ट, इन सल्फर एस्टिमेशन, जैसे सल्फर बोला कैसे याद आया, क्या S/BaSO4 याद आ गया, जवाब दीजिए, क्या लिखोगे बेटा, 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू M/W इंटू 100। ये आपने सोचा और ये आपकी थिंकिंग जो है वो देखिए ये आपके सामने ये आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये आपका आ गया आपके सामने 32/233 इंटू M/W इंटू 100। ये क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W है, ये मास ऑफ बेरियम सल्फेट M है, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया 42.10। कैलकुलेशन तो सेकेंडरी चीज है, आप उसको कर लोगे, समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में कैसे करोगे। क्या वैसे क्वेश्चंस आप चाहते हो कि एग्जाम में आए, अब चाहते हो क्या एग्जाम में आए, आना ही चाहिए, अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। मैंने देखा बेटा हर्षित कह रहा 2-3 आ जाए सर इसी चैप्टर से, फ्री के नंबर है बेटा, इसलिए कि आपकी चीजों को पढ़ लिया है। अगर आप इसको छोड़ देते, जनरली छोड़ देते आप, तो फिर क्या इसको कर पाते, इसको टफ क्वेश्चन में इंक्लूड करते, लेकिन अब ये आसान हो गया, जो पढ़ते वो आसान है। अब एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जैसे मैंने बोला एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वैसे ही हमारे सामने सीधे दो मेथड आते हैं, ठीक है, दो आते हैं। पहला क्या है, एक का नाम है ड्यूमास मेथड, दूसरा है जल्डाल मेथड, हिंदी में बोलते हैं कैल्डाल, जे को साइलेंट बोल देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, जितने स्टार वही क्वेश्चन है कि आप बताइए इन मेथड्स का नाम क्या है जिनसे हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं। तो ड्यूमा और जल्डाल मेथड आ गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, ड्यूमा मेथड में हम N2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में उसका एस्टिमेशन करते हैं, N2 के फॉर्म में, ड्राई नाइट्रोजन के फॉर्म में करते हैं, अभी पढ़ेंगे। और जल्डाल में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये दो क्वेश्चन बन गए बेटा, ये दो आ गए, ठीक है। चलिए अब ड्यूमा मेथड, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, चलिए। तो ड्यूमा मेथड की अगर हमें बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, सेटअप इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपके सामने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आ रहा हूं। बेटा ध्यान सुनना, यह पहला इन द फॉर्म ऑफ ड्राई नाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें एस्टिमेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां बना, ये मैंने आपके सामने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है, ध्यान सुना, अपने वे में रफ डायग्राम समझने के लिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जो है पड़े हुए हैं। हमने इसको, बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है चीजों को, इसको हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट किया, CuO के साथ हमने इसको हीट किया। ये छापा के ऑक्साइड है, आपको पता है, और जो छापा के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, थर्मली लेस स्टेबल हैं, यानी कार्बन को CO2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन को H2O के फॉर्म में क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे एक्सेट्रा। इन सभी को हम एक चैम्बर से गुजारते हैं जिसका नाम है नाइट्रोमीटर चैम्बर, जिसमें एक्वस KOH होता है, एक्वस KOH होता है। इस चैम्बर की खास बात क्या है, ध्यान सुनना, ये जो नाइट्रोमीटर चैम्बर है आपका, यह एब्जॉर्ब ऑल गैसेस एक्सेप्ट N2, N2 को छोड़कर ये सभी गैसों को क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब कर लेता है, N2 को छोड़कर सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब N2 बाहर निकल गया। अच्छा बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, जो N2 निकला है वो एक्वस चेंबर से निकला है कि ड्राई चेंबर से निकला है,
एक्वस से निकला है कि ड्राई से निकला है? तो ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? मॉइस्ट होगा। तो ये मॉइस्ट N2 है, और मॉइस्ट N2 के फॉर्म में हमारा एस्टिमेशन नहीं होता, ड्राई N2 के फॉर्म में होता है। तो इसको अब हमें क्या करना है, ड्राई N2 के फॉर्म में क्या करना है, कैसे हम मॉडिफिकेशन करेंगे? तो मान लीजिए जहां पे ये वॉल्यूम है, ध्यान सुना, यहां पर इसका जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हो वो T1 है, P1 V1 T1। इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो किससे बेटा, P2 V2 T2 से, और ये कहां से आएंगे, P2 V2 T2, यह आपका STP एट STP। हमने इसको क्या कर दिया बेटा, इक्वेट कर दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी कि अब मैं वो पढ़ने जा रहा हूं जिसमें लिखा है, यहां तक की चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद क्यूप्रिक ऑक्साइड टू गिव फ्री नाइट्रोजन CO2 and H2O। ये जो फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन का, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, CXHYNZ प्लस CuO का 2x प्लस y/2, ये इसका ये मोल लेते हैं XCO2 प्लस y/2 H2O प्लस Z/2 N2, और जो है Cu का ये मोल निकलता है। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है ये इसमें। नाउ द above mixture is collected over aqueous cavity in nitrometer tube which absorb all the gases except, सभी को एब्जॉर्ब करता है एक्सेप्ट किसको, N2 को नहीं। नाउ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज कैलकुलेटेड एट STP। हमने दोनों को इक्वेट किया, गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 से, जहां V1 जो है वो वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट N2 गैस है। जरा मेरे क्वेश्चन का जवाब देना बेटा, जो मॉइस्ट है क्या उसके साथ एक्वस भी एसोसिएटेड है, क्या उसके साथ एक्वस भी एसोसिएटेड है, जवाब दीजिए। और अगर एक्वस है, पानी की प्रॉपर्टी होती है जहां पे भी वो होता है अपने साथ एक गिफ्ट लेके आता है, उस गिफ्ट का नाम क्या है, वेपर प्रेशर। क्या नाम है बेटा, वेपर प्रेशर। यानी कि यहाँ पे हमें एक करेक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर लेना पड़ेगा कि जो प्रेशर P1 दे रखा है मॉइस्ट नाइट्रोजन का, उसमें से हमें एक्वस टेंशन माइनस करना होगा। एक्वस टेंशन है क्या, एक्वस टेंशन कुछ और नहीं है, नाम बदल गया है, ये क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ H2। ये H2 का वेपर प्रेशर है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट को? तो यही क्या है बेटा, दिस इज द एक्वस टेंशन। हमें इसको माइनस करना है, इक्वेट किया STP पर T जो है वो 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो 760 mmHg। तो V2 की वैल्यू निकल गई, और इसे हमने लिखा VML, और ये जो VML आपका आया है, यही आया है जो हमें जरूरत थी। किसकी जरूरत थी, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2, वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, और एक वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2 हमें निकल के पता चल गया किस पे, STP पे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई सभी को, बताइए, जवाब दीजिए। चलिए, तो यानी अगर एक्वस टेंशन दिया है तो सबसे पहले हमें इस फार्मूले को यूज करना होगा। बेटा केवल मैंने समझाया है, इस पूरा आपको इसको रटना नहीं है, मैं क्वेश्चन करने का तरीका भी आपको सिखा दूंगा, ये आपको रटना नहीं है। अब क्या है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लगाओ वही मोल कंसेप्ट। वहां वॉल्यूम की बात हो रही है, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 ml ऑफ N2 at STP वेट 28 ग्राम। लगाओ चूंकि मेथड, देन इसलिए क्या हुआ, चूंकि 20,400 ml ऑफ N2 at STP वेट 28 ग्राम क्या है इसमें, N2 है, देन VML ऑफ N2 at STP वही वाला है, इंटू V ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वही डिवाइडेड बाय W। अरे वहां M/W करते थे इंटू 100, यहाँ V/W इंटू 100 कर रहे हैं, सेम फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले को भी आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं और भी इजी करने जा रहा हूं। इस फार्मूले को भी आपको याद नहीं करना है, आपको याद क्या रखना है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आंसर आता है V/8W, ये याद रखना है, V/8W। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी तक जितना पढ़ाया अब उसको पढ़ना भी नहीं है, एक बार आपने समझ लिया उतना काफी है। तो सर क्या करना है,
ये जो आपके लिए आ रहा है फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करना है। ड्यूमास मेथड में केवल 2 ही फार्मूले ये लगेंगे। मैं पहले केवल फार्मूला देता कि बेटा रट लो, तो फीलिंग नहीं आती आपको, तो अरे रट लिया, कैसे आया सर, कैसे आया लेकिन अब समझने के बाद रटना भी आसान है, फीलिंग भी अच्छी वाली। ड्यूमास मेथड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, मेरा ध्यान सुनना। V2 VML, ये क्या है? ड्राई नाइट्रोजन, मैंने लिखा बेटा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन हमने निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आया? ये जो है हमने कैलकुलेट किया था अभी एट एसटीपी। तो अब ये V2 का प्रयोग, इन दोनों फार्मूला, कहीं दोनों फार्मूला यूज होगा, कहीं केवल एक फार्मूला यूज होगा। कैसे बेटा? ध्यान सुनना। अगर आपको क्वेश्चन में एक्वस टेंशन वर्ड नजर आता है, एक्वस टेंशन वर्ड नजर आता है, तभी V2 वाला फार्मूला आपको लगाना है, करेक्शन फैक्टर। तब आपको लगाना है, पहले P1 निकालना है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन माइनस एक्वस टेंशन, तब पहले V2 आप निकालेंगे, और V2 से जो VML निकाला है उसके बाद V/8W करेंगे। और ये याद रखिएगा कि दिस इज द applicable for all nitrogenous compound and nitrogen is estimated in the form of dry nitrogen. नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? वाइन में जवाब दीजिए। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना, बस यही फार्मूला है। आइए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से आपका क्या है, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे ड्यूमास मेथड, ये 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसका ये क्या दे रखा है बेटा? डब्ल्यू दे रखा है, ये डब्ल्यू दे रखा है। Of an organic compound at NTP gives 31 ml of N2, 31 ml, यानी कि अच्छा बताओ, इस रिएक्शन में कहीं पर उसने मॉइस्ट नाइट्रोजन वर्ड यूज किया है ना? क्या कहीं एक्वस टेंशन वर्ड यूज किया है? एक्वस टेंशन वर्ड यूज किया है? नहीं किया है, एक्वस टेंशन नहीं दिया, यानी ये जो दे रखा है उसने सामने, ये V दे रखा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ड्राई नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूला कौन सा लगाओगे बताओ? 1 की 2, 1 की 2, 1, इसको बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया हमने 2, बताओ क्या लगाओगे? डायरेक्ट किससे निकालो जवाब? क्या 2 से आ गया कि नहीं आ गया जवाब? और आपने सीधे ये फार्मूला लगाया और आंसर आ गया V/8W। अब आप ये फार्मूला लगाते कि 28 अपॉन 22,400 इंटू V/W इंटू 100, आप जरूर यही लगाते। ईमानदारी से जवाब दीजिए कि आप यही लगाते, तो कैलकुलेशन भी आपका क्या होता बेटा? ज्यादा होता। आपने सीधे V/8W किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए। 31.7 ml ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन, मॉइस्ट नाइट्रोजन यानी ये V1 है कि V2 है? जवाब दीजिए, ये V1 है कि V2 है? यस, ये आ गया V1, ये V1 है। क्या कहीं आपको नजर आ रहा है कि इसमें करेक्शन फैक्टर लगेगा? कहीं कैसे पता चला आपको? कैसे पता चला? सर यहाँ एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन आते ही पहले 1 लगाना है फार्मूला, देन 2 लगाना है। टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, और करेक्शन फैक्टर के साथ वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये W दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। इधर देखिए, पहले V2 लगाओ, P1 B1 अपॉन T1 इंटू 273 अपॉन 760 इक्वल टू VML निकलेगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ आपका क्या होगा? ड्राई नाइट्रोजन आ जाएगा। तो प्रेशर, प्रेशर में सबसे पहले यही काम है, प्रेशर जो दे रखा है, क्या माइनस एक्वस टेंशन करेंगे, 744 mmHg आ जाएगा। STP पर अगर बात करें तो आपका 760 mm और T2 273 केल्विन है। V1 70 वो V1 31.7 ml है, जो मॉइस्ट नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, और T1 हमने केल्विन में ले लिया 287 केल्विन, फार्मूले में रखा, तो जो आंसर आया आपका क्या? ये आपका 29.51 ml आया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब इसी V की वैल्यू किसमें रख देनी है आपको? V/8W में रख देनी है, और जब आपने वैल्यू रखा तो आपका आंसर आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं, बस एक्वस टेंशन दिया है तो दोनों फार्मूले लगाओ, नहीं है तो डायरेक्ट V/8W लगाओ। क्या चीजें क्लियर हो गई? आप जवाब दीजिए, वाइन में जवाब दीजिए। चलिए, क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं? ये आपको होमवर्क में करना है बेटा, ठीक है? NCERT का है ये क्वेश्चन, सोल्यूशन नहीं देखना है कहीं से भी, ठीक है? मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व एग्जांपल में, लेकिन बेटा आप खुद से सॉल्व करिएगा।
कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी? सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ड्यूमाज में सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन अगर है तो दोनों फार्मूले, और हमने देखा जैसे ही एक्वस टेंशन देखा आपने वो करेक्शन लगा दिया और P1 निकाल लिया। उसके बाद क्या करोगे? ये आपने फार्मूला लगाया, VML निकल गया, वॉल्यूम ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। मैं बेटा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। उसके बाद आपने सीधे क्या कर दिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और फिर क्या आ गया बेटा? क्या ये आंसर आ गया? क्या जवाब दीजिए, ये इसका आंसर है। तो इसको आपको खुद से करना है। क्या बहुत ही इजी है। अभी एक मेथड रह गया है, उसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक मेथड रह गया, जलडाल मेथड। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं भी आपसे बता देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा देर का नहीं है, 10 मिनट का लेक्चर भी नहीं होगा, उससे कम समय का होगा। और जलडाल भी समझना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि अगर आप उसको एनसीईआरटी में या किसी बुक में देखते हो तो एक टिपिकल वे में उसने एक्सप्लेन किया है। मैं उसको जिस तरह से आपको अभी ये सब इजी लगा, उसको भी मैं सुपर इजी मेथड में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो हाँ, इन सब चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिस्टिलेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी मेथड एक्सेट्रा, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत काम हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे भी करेंगे, थोड़ी सी बात इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे भी करेंगे। उसके बाद हाँ, कुछ छोटे छोटे सेगमेंट GOC2 और GOC1 के हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपसे थोड़ा बहुत बातें होंगी, और कल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो कल इसको रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, और हैंडआउट्स आपके लिंक पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।